हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आज की इस वीडियो में भी मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन चैप्टर को भी लाया हूं। ये वीडियो डेप्रिसिएशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट से पहले मैं आपके सामने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट ला चुका हूं, जिसका मैं लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का बेसिक है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, जिस वीडियो के थ्रू आप डेप्रिसिएशन चैप्टर का बेसिक इजीली समझ पाओगे। राइट, इस वीडियो में भी अगेन डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो कुछ और बेसिक पार्ट है उस बेसिक पार्ट को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक पार्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर आपके साथ 11th क्लास में, देन उसके बाद फर्दर बड़ी बड़ी क्लासेस में, 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर इवन प्रोफेशनल कोर्सेज सीएस सीएमए सीएस जैसे कोर्सेज में भी जहां आपको अकाउंटेंसी पढ़नी होगी, वहां इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। राइट, तो ये जो बेसिक है, इस बेसिक को इजीली फॉर्म में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो भी बेसिक है, इस बेसिक को प्रॉपर्ली अपने माइंड में सेव कर लेना। ये बेसिक आपके माइंड में 110% सेव रहना चाहिए। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं अगेन इस वीडियो को, जिस वीडियो में मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन का ही सेकंड पार्ट लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा, जिस बेसिक में सबसे पहली बात करते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हम डेप्रिसिएशन के रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, वो तरीका मैं ऑलरेडी आपके सामने फर्स्ट पार्ट में मैं ला चुका हूं। इस वीडियो में आप देखना कि रेट ऑफ डेप को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। अगर आपको रेट ऑफ डेप कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ डेप को कैलकुलेट करने के लिए आपको एनुअल डेप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, ओरिजिनल कॉस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। राइट, एनुअल डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करने का क्या तरीका था वो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर, फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर आपको किस रेट से डेप चार्ज करना है। राइट, इसी चीज को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूं। मान लो कोई एसेट्स है, परचेज वैल्यू ऑफ एन एसी। कोई एसी है जिसकी परचेजिंग वैल्यू 30,000 की है। उस एसी पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट में हमारा खर्चा आया है 1000 रुपीज का, और कार्टेज हमने पे की है 500 रुपीज की। राइट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसी, आपके एसी की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। ठीक, स्क्रैप वैल्यू आपके सामने गिवन है, मान लो 5000। अब आपको रेट ऑफ डेप को कैलकुलेट करने से पहले एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना जरूरी है, जिस एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके ही आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एनुअल डेप को भी कैलकुलेट करने के लिए ये इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सामने इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर कार्टेज की वैल्यू नहीं भी है तो भी आपके सामने अगर परचेज की वैल्यू गिवन है तो आप परचेज को भी ओरिजिनल कॉस्ट काउंट कर सकते हो। इस ओरिजिनल कॉस्ट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, परचेज वैल्यू में इंस्टॉलेशन को ऐड करोगे और कार्टेज को ऐड करोगे। 30,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 1000, कार्टेज है 500। तो ओरिजिनल कॉस्ट उस एसेट्स की कितनी आ गई, 31,500।
आपको एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। एनुअल डेप को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू 5000 है, उसकी लाइफ 10 है। 26,500 को 10 से आप डिवाइड करना, ये आपका क्या आ गया? एनुअल डेप्रिसिएशन। अब एनुअल डेप्रिसिएशन आने के बाद अगर कोई आपसे पूछता है आपको रेट ऑफ डेप कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100, 2650। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आई थी? 31500 इंटू 100, 2650 डिवाइड बाई 31,500 इंटू 100, आंसर आ गया 8.4126 पर एनम। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ डेप कैलकुलेट करते हैं, इस बात को भी आप लोग जरूर याद रखना। ठीक, तो आपके सामने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर गिवन होगा। ये तो काफी इजी टाइप का एग्जांपल था। इस टाइप के एग्जांपल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये रेट ऑफ डेप गिवन होगा। इस बात को जरूर याद रखना। ठीक, अब रेट ऑफ डेप्रिस, अब यहां तक की तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद कुछ आगे की और इंफॉर्मेशन पे भी चलते हैं। आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें रेट ऑफ डेप किस तरीके से गिवन होता है? 10% होगा या 5% होगा या 6% होगा या 8% होगा। जितना भी परसेंट गिवन होगा, अगर 10% गिवन है तो उसके सामने ये पर एनम जरूर गिवन होगा। 9% गिवन है तो उसके सामने पर एनम जरूर गिवन होगा। 8% गिवन है तो उसके सामने ये पर एनम जरूर गिवन होगा। ये जो पर एनम होता है, इस पर एनम का मतलब क्या होता है? ये पर एनम आपसे ये चीज कहता है कि आपने जिस एसेट्स को जिस भी डेट को परचेज किया, उस एसेट्स पे आप जो डेप कैलकुलेट करोगे, वो डेप डेट ऑफ परचेज से लेकर ईयर एंड तक होगा, या जिस डेट तक आपने एसेट्स को हेल्ड किया है, यानी कि जिस डेट तक वो आपके पास एसेट्स रही थी। इसे एक और नाम दे सकते हो, या तो डेट ऑफ सेल। ठीक, अगर आपके सामने क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के सामने पर एनम मेंशन है, तो उस केस में आप जो डेप कैलकुलेट करोगे वो परचेजिंग की डेट से लेकर या तो ईयर एंड तक। अगर ईयर एंड से पहले एक एसेट्स को नहीं बेचा गया, तो आप ईयर एंड तक के टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, या ईयर एंड से पहले आपने उस एसेट्स को बेच दिया। मान लो एक एसेट्स आपने परचेज किया 1 जून को और 31 दिसंबर को आपने उसे बेच भी दिया, तो उस केस में 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का डेप कैलकुलेट करोगे, तो वो डेट ऑफ सेल कह लो या ईयर का होल्डिंग पीरियड कह लो, बात एक, या एसेट्स का होल्डिंग पीरियड कह लो, बात एक ही है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन में ये पर एनम गिवन नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के सामने अगर ये पर एनम गिवन नहीं है, तो उस केस में आप डेप जो कैलकुलेट करोगे, इफ पर एनम इज नॉट गिवन, in the question, so depreciation is calculated for complete year। उस केस में आप जो डेप कैलकुलेट करोगे वो कंप्लीट ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे। कंप्लीट ईयर का मतलब क्या है? 12 मंथ्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, आपने 4 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, ये इसकी परचेज वैल्यू है,
और आपके सामने रेट ऑफ डेप्थ गिवन है 10%, लेकिन यहां पर एनम नहीं लिखा गया। तो उस केस में 4 लाख का 10% जो कैलकुलेट करोगे वो 12 महीनों के लिए करोगे। बेशक आपके सामने परचेजिंग डेट 1 जून हो, 1 जुलाई हो या 1 दिसंबर हो, कोई भी डेट हो, आप जो उस केस में जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे वो 12 महीनों के लिए कैलकुलेट करोगे। इस बात को आप जरूर याद रखना। ये सारा का सारा बेसिक है, जिस बेसिक की आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए। बिना इस नॉलेज के, इस बेसिक को करना, बिना इस बेसिक नॉलेज के आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन परफॉर्म करना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब कुछ और बेसिक बातों पे भी चलते हैं। इस चीज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड होता है, इसके नाम तो और 3 होते हैं, लेकिन आप 3 नाम छोड़ो, मैं फिलहाल आपको 2 नाम समझा रहा हूं। डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, डेप्लीशन भी कहा जाता है, और एमोर्टाइजेशन भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज किया जाता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स के केस में। ऐसी एसेट जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको सब जानते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और ये जो डेप्लीशन वर्ड का यूज किया जाता है, डेप्लीशन वर्ड का यूज किया जाता है वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब एक ऐसी एसेट से होता है जो एसेट्स हमारी नेचर का पार्ट होती है। इस एसेट्स की जो लाइफ होती है वो लाइफ बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। ये एक ऐसी एसेट्स होती है जो एसेट्स समय के बीत जाने के बाद बहुत जल्दी डिस्ट्रॉयड होने लगती है। वेस्टिंग एसेट्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑयल, गैस, मिनरल्स, कोल, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो ये जो एसेट्स होती है ये एक ऐसी एसेट्स होती है जब ये नेचर के पार्ट से एक्सट्रैक्ट होती है, हटती है, निकलती है, तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड घटने लगती है। तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इसकी वैल्यू घटने लगती है, तो उस केस में उसे डेप्रिसिएशन ना कहते हुए डेप्लीशन वर्ड का यूज किया जाता है, राइट। अब आगे बात करते हैं एमोर्टाइजेशन का। एमोर्टाइजेशन वर्ड का मतलब भी डेप्रिसिएशन से ही है, लेकिन इसका यूज कहां किया जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी नाम दे सकते हो, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। ये एक आपकी ऐसी एसेट्स होती है जिस एसेट्स को आप देख नहीं सकते। इस एसेट्स का मतलब होता है आपके अधिकार। किसी भी चीज को यूज करने का आपके पास राइट होता है अगर आप ऐसी एसेट्स को यूज करते हो। तो अगर इस एसेट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड घटने लगती है तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन वर्ड को यूज नहीं करते, वहां एमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस की रेपुटेशन, उस बिजनेस की रेपुटेशन पिछले साल 4 लाख की थी और इस साल उस बिजनेस की रेपुटेशन 3,60,000 रुपए की हो गई। तो इस बिजनेस की रेपुटेशन में जो कमी आई है वो कितने की आई है? 40,000। तो इस 40,000 की कमी को हम क्या नाम देते हैं? एमोर्टाइजेशन। यहां डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन और एमोर्टाइजेशन वर्ड का कहां यूज किया जाता है, राइट।
आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो 99% प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स को लेकर ही आएंगे। आपको एक फिक्स टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करना होगा, तो उस फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको ये सब चीजें सीखनी है। तो ये सब चीजें भी आपके सामने क्लियर हो गई होंगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आगे चलते हैं कुछ और बातों में। डेप को चार्ज करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, अब उन मेथड्स पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड्स होते हैं। मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स क्या क्या होते हैं? वैसे तो खैर मेथड 8 तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 2 मेथड ही हैं, तो फिलहाल हम उन 2 मेथड का ही डिस्कशन करते हैं। जिस मेथड में एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के 2 नाम और होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी 2 नाम और होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में डेप इज ऑलवेज calculate on original cost of an assets और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में DAP is always calculate on written down value of an assets। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है ये भी देख लो। जिस एसेट्स को आपने परचेज किया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से उसका पहले साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू क्या मानी जाएगी? WDV। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि डेप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर एक एसेट्स को मान लो आपने खरीदा है, एक एसेट्स की परचेजिंग वैल्यू 4 लाख रुपए है, परचेजिंग डेट 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2022 ले लेते हैं। रेट ऑफ डैप 10% पर एनम गिवन है और आपसे यह बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 की इसकी क्या वैल्यू बनेगी अकॉर्डिंग टू
स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन और WDV में क्या फर्क है। स्ट्रेट लाइन पे अगर हमें डैप कैलकुलेट करना है तो पहली बात तो हमने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिख दी 4 लाख। WDV के भी केस में हमने ओरिजिनल कॉस्ट लिख दी 4 लाख। पहले साल का डैप चार्ज किया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 22 को खरीदिए 23 तक का एट द रेट ऑफ 10%। 4 लाख का 10% हमें कैलकुलेट करना है, 4 लाख का 10% 40,000 और 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो यानी कि 9/12, तो 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 30,000। वैल्यू आ गई कितनी? 3,70,000, राइट। WDV मेथड में भी पहले साल का डैप ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। डैप एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2023 तक। कितना डैप आ गया? 30,000। ये क्या आ गई वैल्यू? 3,70,000। जो बैलेंस माना जाएगा ये वैल्यू मानी जाएगी वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 22, या नाम दे सकते हो 22 कह रहा हूं 23, या 1 अप्रैल 23। अब इस पे डैप कैलकुलेट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। अब ये एसेट्स 1 अप्रैल 2023 से लेकर, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 तक यूज होगी, तो पूरे के पूरे 12 महीने यूज हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में हर साल जो डैप कैलकुलेट किया जाएगा इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 4 लाख का 10% 40,000, तो 370 में से 40 गए, 3,30,000 आंसर आ गया, राइट। यही सिमिलरली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हमारे सामने एसेट्स की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2023 या 1 अप्रैल 2023, राइट। तो ये क्या आ गई? 3,70,000 की वैल्यू। अब इस पे डैप माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24। लेकिन यहां ये तो वैल्यू आएगी, ये रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो डैप कैलकुलेट किया जाएगा इस ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन WDV के केस में हमेशा इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इस 3,70,000 का 10% अगेन 12 महीनों के लिए, क्योंकि ये अभी एसेट्स हमारे पास हेल्ड है, रखी हुई है। 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक के 12 महीने हो गए, 12 महीनों का 10% 37,000। और थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं 37,000। 3,70,000 में से 37,000 गए, पहले 40 माइनस करो, 3,30, 3,30 में 3,000 जोड़ो, 3,33,000, राइट। यहां 3,30 आ रहा था, यहां आ रहा था 3,33,000। अब ये क्या आ गया? बैलेंस। इस बैलेंस को आप बैलेंस भी नाम दे सकते हो या एसेट्स की वैल्यू का भी नाम दे सकते हो। वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 24, ये 3,33,000 की वैल्यू आ गई। अब इसमें डैप माइनस करना है एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक। तो 3,33,000 का 10% कितना आ गया? ये 33,300 आएगा। इसमें से माइनस करा तो ये कितना आ गया? 29,9700।
तो ये वैल्यू आई है इसकी लास्ट में कब की, एसेट्स की वैल्यू आई है 31 मार्च 2025 की। अब अगर यहीं पे ही कैलकुलेट करना होगा तो यहीं पे ही कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा आप देख सकते हो। वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2024 कितनी आ गई, इतनी। इस पे डैप एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025। यहां पे 40,000 ही माइनस किया जाएगा, 330 में से 40,000 गए, ये 2,90,000 आ गए। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और WDV के थ्रू डैप को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं अगेन इसी वीडियो में एक और टॉपिक। जब किसी एसेट्स को सेल किया जाता है तो उस केस में उस एसेट्स को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, उस प्रॉफिट या लॉस को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। प्रॉफिट और लॉस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सामने तो खैर होगी, आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स सोल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। जिस एसेट्स को आपने बेचा है उसकी बुक वैल्यू परचेजिंग के टाइम की आपको पता होनी चाहिए, माइनस डैप एट द रेट ऑफ समथिंग परसेंट जो भी होगा टिल द डेट ऑफ सेल, राइट। बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन, परचेजिंग की डेट से लेके बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए। इसकी बुक वैल्यू में से डैप को माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ सेल। ये बुक वैल्यू आ गई, इसमें से सेल की वैल्यू माइनस कर देना, आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल। अब आप कैसे जज करोगे कि आंसर प्रॉफिट ऑन सेल है या फिर लॉस ऑन सेल है। छोटे से एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये वैल्यू 10 रुपीज आई और सेल की वैल्यू 6 रुपए है, तो 10 में से 6 गए, आंसर आया 4, तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, राइट। तो 10 रुपए की चीज को 6 में बेचोगे तो आपको डेफिनेटली लॉस हो रहा है, ज्यादा की चीज को कम में बेचा तो आपका आंसर क्या होगा, लॉस। लेकिन आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वो क्या माना जाएगा, लॉस। और अगर यही आंसर नेगेटिव में आएगा तो आपका क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। इस बात को आप जरूर याद रखना। इसमें एक छोटी सी बात और सुन लो, अगर किसी भी एसेट्स को बेचते वक्त आपको कमीशन पे करना पड़ा या कोई भी ब्रोकरेज पे करना पड़ा तो सीधी सी बात है उस केस में क्या उसका ट्रीटमेंट करोगे। अगर आपका आंसर ये लॉस में आ रहा है, मान लो ये 4 रुपए का लॉस हुआ और आपको इस एसेट्स को बेचने में 1 रुपीज का कमीशन पे करना पड़ा, तो 4 में 1 रुपीज को जोड़ देना, 5 रुपए का क्या हो गया, नेट लॉस। अगर आपका आंसर ये माइनस में आता तो मान लो ये माइनस के 4 आता, तो यानी कि ये ऐसे होता कि 6 रुपए की चीज को 10 में बेचा तो आपका आंसर आ गया माइनस का 4, राइट। तो माइनस के 4 का मतलब है कि आपका ये 4 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने 6 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा है, तो 4 रुपए का आपने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन आपको 1 रुपए का कमीशन पे करना पड़ गया, तो इसमें से कमीशन माइनस करा, आपका प्रॉफिट आ गया 3। तो इस केस में जब भी कोई भी कमीशन गिवन हो तो सीधा सीधा प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर देना, हटा देना, और लॉस में कमीशन जोड़ देना, ठीक। सीधा सा इसका तरीका है। यह भी चीज एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूं। परचेज डेट ऑफ एसी, एसी की परचेज डेट गिवन है, मान लो 1 जुलाई 2000। परचेज वैल्यू गिवन है
60,000। हमने कोई एसी परचेस करा 60,000 रुपए का और उसकी परचेजिंग वैल्यू 60,000 है। डेट ऑफ सोल्ड हमने दे दी 20, 21, 21, 22, 22, 23, 1 जुलाई ले लेते हैं। 1 जुलाई भी नहीं, अप्रैल में, जून, जुलाई का सितंबर, 30 सितंबर, 21, 22, 20, 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 का ईयर लेते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ डेप सिंपल सा ले लेते हैं 10% पर एनम। आपसे बोला गया है क्या, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहली बात तो उस एसेट, जिस एसेट्स को बेचा उसकी बुक वैल्यू चेक करो, डेट ऑफ सेल। उसकी बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल कितनी है, 60,000 रुपए, राइट। मैं ये सब चीजें दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, बस मैं आपको एज इट इज ये चीजें ना लिखते हुए ये वैल्यू एज इट इज लिख के दिखा रहा हूं। माइनस करेंगे डेप एट द रेट ऑफ 10%। कहां से, परचेजिंग की डेट से लेकर डेट ऑफ सेल तक का। परचेजिंग की डेट क्या है, 1 जुलाई 2020 से लेकर पहले 31 मार्च 21, फिर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022, फिर 1 अप्रैल 22 से लेकर ये कब उसने बेचा है, 21, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 22 से 23, ठीक, 31 मार्च 23 और 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 सितंबर, तो यानी कि सितंबर मंथ हो गया 9, 2023। यहां मैंने डेट ऑफ सोल्ड लिख दी, लेकिन सेल की वैल्यू नहीं लिखी। सेल वैल्यू ले लो 10,000, ठीक। अब ध्यान से देखना, पहले साल जब हम उस पर डैप कैलकुलेट करेंगे जुलाई से लेके मार्च तक, तो अप्रैल में, जून हटाओ, 9 मंथ्स का डैप, 6,000 का 10%, 6,000, 9 मंथ्स के लिए आ गया 4,500 रुपए, राइट। 1500, 1500, 1500, 1500, तो 9 मंथ्स का डैप 4,500 आ गया। नेक्स्ट ईयर के लिए ओरिजिनल कॉस्ट पे यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो 6,000 आ गया। इस ईयर के लिए भी 6,000 आ गया, क्योंकि 12 के 12 महीने यूज हुई है इसलिए 6,000 आया है, ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है। और इस ईयर में सिर्फ 6 मंथ यूज हुई है, तो 60,000 का 10%, 6,000, 1 साल का तो 3,000 आ गया 6 महीनों का। तो 6 और 6 12, 3, 15, 4, 19, 19,500। $19,500 इसके नेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। अब 60,000 में से 19,500 माइनस करो, कितना आ गया, 40,500। 40,500 की चीज को आपने मात्र 10,000 में बेच दिया। तो ज्यादा की चीज को कम में बेचोगे, आंसर प्लस में ही आएगा। कितना आ गया, 30,500। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेचते वक्त आपको 30,500 का लॉस हो रहा है, लेकिन आपको इसे बेचने में भी आपने 500 रुपए का कमीशन पे कर दिया, तो इसमें कमीशन को ऐड कर दो, क्योंकि कमीशन भी आपका एक्सपेंस होता है, लॉस भी आपके लिए एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो 30,500 में 500 को जोड़ दो तो आपका नेट 31,000 का क्या हो गया, नेट लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। इसमें एक और तरीका होता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का, जहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज किया जाता है। इसी वीडियो के बाद आपके सामने एक और सेकंड वीडियो आएगी, उस सेकंड वीडियो में मैं आपके सामने विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में भी प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। वो तो बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आपके सामने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, राइट, तो उस केस में आप कुछ भी नहीं करते, आप सीधी सीधी बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप माइनस कर देते हो। एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब यही है, ये जो मैंने इन सभी चारों का समेशन करा है, इसी को ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब होता है इकट्ठा डेप्रिसिएशन, कलेक्टिवली डेप्रिसिएशन। कहां से, परचेजिंग की डेट से लेके बेचने की डेट तक का। तो इतने में से इतना आपने डेप माइनस करा, ये वैल्यू आ गई, तो वहां एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि उसकी बुक वैल्यू की जो ये जो उसकी कॉस्ट प्राइस है,
कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड ऐप माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड ऐप को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से सेल वैल्यू माइनस कर देना, बात वही है, राइट। तो इस तरीके से भी कर लो या फिर उस तरीके से भी कर लो, तो बात वही है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको काफी हद तक इसका बेसिक समझाया कि जो बेसिक होता क्या है डेप्रिसिएशन चैप्टर का। ये दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। इन दोनों वीडियोस के थ्रू आपको डेफिनेटली बहुत हाई लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी। देन इसके बाद मैं आपके सामने एक और वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में हम क्या समझेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, और कब, जब एक एसेट्स को बेचा भी जाए, राइट। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो ये इसका सेकंड पार्ट था, आपके सामने इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, 2-3 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।